हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने फैराडेज लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। फैराडे का जो हमने लास्ट क्लास में किया था एक फॉर्मूला हमें वहाँ से मिला था E = d∅dt। आज हम बात करने जा रहे हैं लेंज लॉ की। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंपल जो फैराडेज लॉ जो हमारा है वही उसी फॉर्मेट पे चलेगा। ठीक है, लेंज लॉ जो है ये क्या करता है, ये हमें जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है किसी सर्किट में, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई? ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन टर्म की बात करें तो लेंज लॉ हमें क्या कहता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ द induced EMF is such that it opposes the cause producing it। क्या कह रहा है कि लेंज लॉ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को अपोज करता है, मतलब उस कारण को ही अपोज करने का काम करता है जिसकी वजह से ये पैदा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात, जिस कारण की वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ, इंड्यूस्ड करंट बना, ये उसी फैक्टर को ही कम करने का या उसी को ही क्या करता है, उल्टा करने का काम करता है। ठीक है, सिंपल सी जो हम बात करें, जैसे फैराडेज लॉ से हमने डिराइव किया था E = d∅dt, ये स्मॉल e जो हम टर्म लेके चल रहे थे। ठीक है, अपोज कर रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट ईएमएफ के ऑपोजिट ईएमएफ को इंडिकेट कर रहा है, जो नेगेटिव साइन है वो। सिंपल से एक बात समझ में, चलो एग्जाम्पल से हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कोई कॉइल रखी हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी हुई है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये क्या हो रहा है कि B जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है, पहली बार। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। याद है ना, कल फॉर्मूला हमने डिराइव किया था phi = BA cos θ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अभी अगर इंक्रीज हुआ, अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड, जैसे कह सकते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई तो यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस हुआ। अब ये करंट जो इंड्यूस हुआ ये क्या करेगा भाई, नॉर्मल अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इनसाइड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लग रहा है। हम अगर थंब रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सोचो क्या होनी चाहिए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर नॉर्मल हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इंड्यूस्ड जो करंट है वो क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन को अपोज करने का मतलब उल्टा करने का काम करेगा। उल्टा करेगा दैट मीन्स क्या होगा, ये भाई इसको अपोज करेगा, दैट मीन्स फाई जो है, फ्लक्स जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो काम करता है लेंज लॉ ने, यही तो कहा है। अगर फ्लक्स अब डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, डिक्रीज कंडीशन क्या होगी कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दो। मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। ठीक है, अब ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी करंट की। तब क्या होगा, लेंज लॉ जो है वो प्रूव होता है इस कंडीशन के दौरान कि पहले क्या हो रहा है भाई, बी चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस्ड करंट क्या करने का काम करेगा, वो इस ईएमएफ को कम करने का काम करेगा। और ईएमएफ कब कम होगी, जब फ्लक्स कम होगा। और फ्लक्स कब कम होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कम करने के लिए क्या करेगा, ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। ठीक है, और उस दौरान जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मेजर की जाएगी।
एक और एग्जाम्पल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस तरह से हमें क्या है गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है हमारा, ठीक है भाई। और ये कोई कॉइल रखी हुई है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा। फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो ईएमएफ भाई वहाँ पर इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस हुई तो करंट इंड्यूस होगा, जिसको हमने आई डैश नाम दे दिया, इंड्यूस होगा। अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ ये क्या करने का काम करेगा, ये फ्लक्स को डिक्रीज करने का काम करेगा। ये फाई को क्या, ये जो इंड्यूस करंट है ये फ्लक्स को क्या करेगा, कम करेगा। और फ्लक्स को कम करेगा तो अभी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, डायरेक्शन होनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज। अगर नॉर्मल हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो डायरेक्शन होनी चाहिए थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये अपोज करने का काम कर रहा है तो डायरेक्शन अब हमारी कैसी होगी, इसके लिए डायरेक्शन हमारी होगी क्लॉकवाइज। क्लियर है, इतनी सी बात, ये दो सिंपल से हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कर ली है। इसके बाद जो हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंज लॉ, उससे पहले हम एक और सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं हमारा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल देख लिया, देखो एग्जाम्पल हमने कंसिडर कर लिया। देखो ये कोई मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, और यहाँ पे कोई कॉइल रखी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है, एक कॉइल रखी हुई है। मैग्नेट की जो मोशन है ना ये किधर हो रही है, मोशन हो रही है कॉइल की साइड, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, इस तरह से बनेगा। कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी इस तरह से बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, आई डैश। सिंपल, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये हमें इस तरह से मिलेगा क्लॉकवाइज में, और अगर हम इधर से ऑब्जर्व करते हैं इसको तो ये हमें कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद एक बात ये हो गई, एक हम ये तो नॉर्मल हमारा हो गया, लेंस लॉ हो गया, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें भाई ये ऑपोजिट करने का काम करेगी, सिंपल लेंस लॉ हो गया। दूसरा हम एक कंट्राडिक्शन की बात करें कि इस तरह से कोई मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, मैग्नेट का मोशन हो रहा है, ठीक है। मोशन का मतलब क्या हो गया, चेंज, फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है, मोशन का मतलब, ठीक है। ऐसे कोई कॉइल रखी हुई है, और यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि ये तो साउथ डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की, ठीक है। करंट जो इंड्यूस हो रहा है, इधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, और सामने से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें साउथ डायरेक्शन दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात हो गई। अभी अगर हम देखें, देखो इस वाले केस में क्या होगा कि मैग्नेट को हमने क्या करा, मैग्नेट को हमने मूव किया, ठीक है। मूव किया मतलब कुछ पर्टिकुलर दूरी पर रखा हुआ था ये मैग्नेट और कॉइल, हमने मैग्नेट को थोड़ा सा मूव किया तो उसमें क्या हुआ, मैग्नेट मूव किया मतलब वहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ। इस तरह से ये फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ज़्यादा पास होंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस होगा यहाँ पर, ठीक है। और करंट इंड्यूस हुआ तो हमने इस तरह से ऑब्जर्व किया कि जैसे ये इस साइड तो बना रहा है भाई साउथ, ठीक है, और इधर क्या कौन सा पोल बना रहा है, नॉर्थ पोल। तो अभी क्या होगा, अब साउथ पोल बनाया तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो ये मैग्नेट इसकी तरफ और खींचेगा, और खींचेगा तो और क्या होगा, और ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और करीब आएगा तो और करीब आया तो और ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, अगेन फिर डायरेक्शन बनेगी ये वाली, ठीक है, और फिर अगेन ये साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर प्लेस दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से इनको एक बार अगर हमने पुश करवाया तो ये अट्रैक्शन होते होते करीब आ जाएंगे। ये बात हो गई इसके लिए। अगर सिंपल हम इसके लिए बात करें तो हमने इस मैग्नेट को क्या करवाया, मूव करवाया, मूव करवाया तो भाई फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा मतलब चेंज हुआ, चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ तो ऑब्जर्वेशन किस तरह से की गई भाई, ये नॉर्थ टू साउथ इस तरह से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो अब क्या करेगा, ये इसको रिपेल करने का काम करेगा। अब नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेंगे, रिपेल करेंगे तो हमें फिर से इसको पुश करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से पुश करवाएंगे, फिर से वो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ा फिर से करंट इंड्यूस होगा, फिर से नॉर्थ नॉर्थ पोल करीब आ जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ पोल आए तो फिर से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कंडीशन होगा। अगर हम इसके लिए बात करें तो ये तो सिंपल हमारा किसको फॉलो कर रहा है, लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है, लेंज लॉ को, ये तो सिंपल सी बात है कि फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं इस केस के लिए, तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो एनर्जी सोर्स होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स होगा, इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स। कैसे इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स हमने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि देखो एक बार हमने मूव करवाया, एक बार मूव करवाने पर क्या हो रहा है, एक बार मूव करवाने पर
या उसके बाद अपने आप ही करंट इंड्यूस होता जा रहा है, फ्लक्स बार बार बढ़ता जा रहा है, करंट इंड्यूस होता जा रहा है, और साउथ और नॉर्थ पोल अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, और इसमें हमें बार बार करवाना पड़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ रहा है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी लग रही है कोई, ठीक है, और ये जो एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो मैकेनिकल वर्क हमने वर्क किया, इसमें तो हमने एक बार किया, उसके बाद तो अपने आप चल रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स हो गया, कंजर्वेशन तो यहाँ पर फॉलो हुआ ही नहीं। ठीक है, जितना हमने दिया उतना तो हमें मिला ही नहीं, मतलब उससे कुछ एक्स्ट्रा इनफाइनाइट ही हमें मिलता जा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये जो कंडीशन है हमारी, इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं हम कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट वैलिड। इस केस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड होगा, क्योंकि जितना वर्क कर रहे हैं उतना ही तो ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे हम सिंपल एक जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हमें क्या करना पड़ता है, कॉइल्स को घुमाना पड़ता है। जैसे हम घुमा रहे हैं तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद एक टाइम के बाद थोड़ा हमने रोटेशन करा, उसके बाद वो डीजल जो है वो उसको रोटेट करवाने का काम कर रहा है, वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तब हमें एनर्जी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हमने किसी चीज़ को घुमाया और हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलेगी, वो इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स, वो वैलिड ही नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन जो था हमारा ये रॉन्ग है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपल से हम कह सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है, ये किसका प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये हमारा प्रिंसिपल है, हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में। तो लेंज लॉ जो है वो किसके अकॉर्डेंस में चलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंज लॉ is in accordance with conservation of energy। लेंज लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग चलता है। सिंपल हमने क्या देखा कि मैकेनिकल वर्क जब हम कर रहे हैं कॉइल के रेस्पेक्ट में तो क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, और जब हम वर्क नहीं कर रहे तो क्या है कि इंड्यूस्ड करंट एक बार करने के बाद इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, लेकिन जो एनर्जी सोर्स है वो इनफाइनाइटली एनर्जी सोर्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारी क्या बात हो गई, लेंज लॉ एंड इंड्यूस्ड करंट के लिए। सो ये आप नोट भी कर सकते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू लेंज लॉ में पढ़ा है, जो भी वही कंडीशन है कि जब हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क, तब क्या हो रहा है कि वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो लेंज लॉ जो है वो क्या ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी बात हो गई। इसके बाद जो नॉर्मल एक बात है, न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन हम नोट करते हैं, फाइंड इंड्यूस्ड EMF, induced current and total charge that flow from t is equals to 0 to t is equals to t naught। ठीक है, साथ में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कोई कॉइल रखी हुई है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है R ओम। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड EMF हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, B चेंज हो रहा है, B नॉट T स्क्वेयर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है।
तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स जो है, हम अगर फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, फाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, बी डॉट ए। सिंपल हम बात करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर हम बात करें बी ए कॉस थीटा, देखो इस केस में थीटा हमारा कितना बन रहा है। एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉइल के परपेंडिकुलर या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। तो इनसाइड का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो थीटा जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री कॉस 0, और कॉस 0 हमारा कितना हो गया, कॉस 0 हमारा होता है 1। सो ये तो हमारा हो गया बी ए, फाई इज इक्वल्स टू क्या है, बी ए। बी हमारा कितना चेंज हो रहा है भाई, बी नॉट टी स्क्वेयर, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वेयर। तो ये तो हो गया फ्लक्स, सिंपल बात। अभी हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फॉर्मूला हमें पता है, ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है भाई, डी फाई बाई डी टी। ठीक है, टाइम दे रखा है हमें, तो डी फाई बाई डी टी कितना हो गया हमारा यहाँ पर, अगर हम फाइंड आउट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिफ्रेंशिएशन किया तो बी नोट एज इट इज़, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू पाई आर स्क्वेयर। दैट मीन्स इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 2b नोट टी पाई आर स्क्वेयर। क्लियर है भाई, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद इसने पूछा इंड्यूस्ड करंट कितना होगा। तो अगर हम इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो आई डैश इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होगा भाई, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये वाला भी हम अभी प्रूव कर लेंगे। तो ई बाई आर हो गया हमारा, तो ये कितना भाई, ई हमने कितना निकाला है, ट्वाइस ऑफ बी नॉट टी पाई आर स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा क्या आ गया, इंड्यूस्ड करंट। लास्टली हमसे पूछा टोटल चार्ज, तो आई डैश का हमें पता है, आई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, डी क्यू बाई डी टी हमने लिखा। अभी अगर हम यहाँ से डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल्स टू 2b नोट टी पाई आर स्क्वेयर बाई आर डी टी। इंटीग्रेशन कर दे बोथ साइड, तो क्यू टोटल जो है, क्यू टोटल हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन 0 टू टी नोट, टाइम चेंज हो रहा है t 0 से t नोट, तो ये हमारा कितना हो गया 0 टू टी नोट ट्वाइस बी नोट टी पाई आर स्क्वेयर बाई आर डी टी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ट्वाइस बी नोट पाई आर स्क्वेयर बाई आर, और इंटीग्रेशन टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वेयर बाई 2, ये तो कैंसिल, और लिमिट कितनी है 0 टू टी नोट। अगर वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करें तो बी नोट पाई आर स्क्वेयर टी नोट स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, ये हमें मिल जाएगा -0, जिसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, क्यू टोटल। ये चीज़ें हमसे पूछी गई थी सिंपल इसके अंदर, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली 4 चीज़ें। एक तो हमने क्या निकाला भाई, हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स से हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, इंड्यूस्ड करंट निकाला, और लास्टली हमने टोटल चार्ज निकाला। अभी हम सिंपल सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज की हम वैल्यू निकालते हैं। तो टॉपिक हम डाल लेते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। तो देखिए सिंपल सा, वी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम लेन्स लॉ। लेन्स लॉ से हमें ईएमएफ का पता है, ई इज इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यही होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई आर, और I इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V बाई आर लिख सकते हो, और ईएमएफ की टर्म में क्या लिख सकते हो, E बाई आर। अभी E की वैल्यू जो है, इंड्यूस ईएमएफ है ये स्मॉल ई हमारा यहाँ पर, ठीक है, और V वोल्टेज के लिए तो I जो है हमारा कितना आ गया, I इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। सिंपल सी ये चीज़ आ गई हमारे पास एक। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट को, इसको हमने डिनोट कर दिया आई डैश से, ठीक है। आई डैश हमारा क्या है, इंड्यूस्ड करंट, एंड ई हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, एज आई इज
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमने करंट की डेफिनेशन में पढ़ा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है आई डैश इंड्यूस्ड करंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आई डैश इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अगर हम डी क्यू बाई डी टी देखें तो आई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/r डी फाइव बाई डी टी। बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू q, इधर तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी टी। वैसे हम सिंपल भी कर सकते थे, डी टी को बोथ साइड से हम कैंसिल करके भी कर सकते थे, और इधर 1/r इंटीग्रेशन हम कर देते हैं फाई 1 टू फाई 2 डी फाई बाई डी टी। ये हमारा क्या हो जाएगा q, और इधर हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/r फाई 1 टू फाई 2। यहाँ पर भी अगर आप लगाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, q माइनस 0 दैट मीन्स q माइनस ऑफ 1/r, और ये हमें कितना मिल जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया चार्ज। अभी जो हमने अभी एक न्यूमेरिकल किया था, उस न्यूमेरिकल को भी हम इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, फाई 2 माइनस फाई 1 करके। मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फाई 2 माइनस फाई 1 जो है हमारे पास वो एक्चुअल में है क्या, डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी की जो हमारी वैल्यू आई थी बी नॉट 2t पाई आर स्क्वायर, वहाँ से हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल है वो वाला हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टोटल चार्ज लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसके नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।